जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 3 में है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका हम 2 भाग पहले ही पढ़ चुके थे और जिसके अंतर्गत हमने जाना था कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उनको कितने वर्गों में बांटा जाता है, उनके चित्र को भी हमने देखा था और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हमने इकट्ठा की थी। साथ ही हमने ये भी जाना था कि किस तरह से सूक्ष्म जीव हमारे मित्र और हमारे शत्रु होते हैं और किस तरह से सूक्ष्म जीवों के द्वारा रोगों को फैलाया जाता है। तो और हम उसके जो कुप्रभाव है उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके विषय में भी हम विस्तार से चर्चा कर चुके थे। तो इस तरह से हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव से किस प्रकार से रोग होते हैं और उनसे हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। मानव में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मानव में रोग उत्पन्न करते हैं, मतलब बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो वे कौन कौन से रोग हैं और उनको किस तरह के जो सूक्ष्म जीव हैं वो फैलाते हैं और उसका संचरण किस प्रकार से होता है और उसके बचाव के जो सामान्य तरीके हैं उसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो यहाँ एक तालिका दिया गया है, जंतु में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। तो ये तालिका जो है इसमें पहले दिया है कि मानव में रोग। तो मानव में कौन कौन से रोग सूक्ष्म जीव द्वारा फैलाए जाते हैं, उनके नाम दिए हैं। फिर है रोग कारक सूक्ष्म जीव। तो जो रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं उनके नाम दिए हैं और फिर दिया है संचरण का तरीका कि किस माध्यम से ये फैलता है और फिर दिया है बचाव के उपाय। तो इस तरह से हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव में कौन कौन से रोग होते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो क्षय रोग होता है, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो। तो जो क्षय रोग होता है वो जीवाणु के द्वारा फैलाया जाता है, खसरा होता है वायरस के द्वारा, चिकन पॉक्स होता है वायरस से और पोलियो भी वायरस के द्वारा होता है। और ये जो क्षय रोग होता है वो वायु के द्वारा फैलता है। संचरण ये किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। इसके बाद जो खसरा है वो भी वायु के द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स जो है वो वायु और सीधे संपर्क में आने से भी फैलता है। और जो पोलियो है वो वायु के द्वारा और जल के द्वारा भी फैलता है। तो ये जो रोग है मानव में होने वाले, तो इससे बचने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। तो वे कौन से उपाय हैं, चलिए जान लेते हैं। तो जो रोगी व्यक्ति होते हैं उसको क्या करना पड़ता है, जो व्यक्तिगत वस्तुएं हैं उनको अन्य वस्तुओं से अलग रखना होता है। तो जो रोगी व्यक्ति हैं वे जिन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, जिन वस्त्रों का, जिन बर्तन का, तो उनको दूसरे लोगों से अलग रखना पड़ता है, क्योंकि यदि उन वस्तुओं का उपयोग दूसरे लोग भी करें तो उनको संक्रमण हो सकता है। तो इसलिए क्या करना है कि रोगी व्यक्ति उसकी जो व्यक्तिगत वस्तुएं हैं उसको अन्य व्यक्तियों से अलग रखेंगे। और क्या कर सकते हैं, उसके लिए उचित समय पर टीकाकरण भी लेंगे, क्योंकि ये जो रोग हैं इनके बचाव के लिए टीका भी दिया जाता है। तो समय पर टीका भी लेंगे और जो रोगी हो जाएंगे उनको अन्य लोगों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। अब ये दूसरा जो कॉलम है उसमें दिया है, देखिए, हैजा और टाइफाइड। तो हैजा और टाइफाइड किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। हैजा भी जीवाणु से और टाइफाइड भी जीवाणु से फैलता है। और ये जो जल है और जो भोजन है उसमें भी फैलता है उसके द्वारा, मतलब उसके द्वारा वो संचरित होता है दूसरे लोगों तक। तो अब इसका उपाय क्या है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है? तो इसका उपाय है कि व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाकर। तो हम क्या करेंगे, जब कोई बीमार हो जाएगा, हैजा या टाइफाइड से ग्रसित हो जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत जो स्वच्छता है उसको पालन करना होगा, अच्छे अच्छे आदतों को अपनाना होगा स्वच्छता से संबंधित। साथ ही क्या करना है, जो भली भांति पके हुए भोजन है एवं जो उबला पेयजल है उसका उपयोग करेंगे। तो जो भोजन वो करेंगे वो अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए और जो पानी पिएंगे उसको उबालकर पीने के लिए उपयोग में लाएंगे और साथ ही टीकाकरण
कराना है। तो सभी चीजों में क्या है, जो बीमारियां हैं इसमें टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। टीकाकरण के द्वारा भी इन बीमारियों से इन रोगों से हम बच सकते हैं। अब इसके बाद है हेपाटाइटिस ए। तो जो हेपाटाइटिस ए है ये वायरस से होने वाला रोग है। तो ये किसके माध्यम से फैलता है, ये जल के द्वारा फैलता है। तो इसमें हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, उबले हुए पेयजल का उपयोग करेंगे। तो जब भी पानी पिएंगे उसको उबाल कर ठंडा करेंगे फिर पिएंगे। और टीकाकरण तो है ही, टीकाकरण के द्वारा भी हेपाटाइटिस ए से बचा जा सकता है। इसके बाद है मलेरिया। तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और ये मच्छर के द्वारा, मच्छर जो है उसके द्वारा संचरित होता है। तो इसको होने से हम कैसे रोक सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, तो इसके लिए हम मच्छरदानी का उपयोग करेंगे। तो जब भी सोएंगे तो मच्छरदानी लगाकर सोएंगे और कुछ समय के अंतराल में कीटनाशक रसायन का छिड़काव एवं मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए जल जमाव ना होने देना। तो जहां भी आपके घर के आसपास जल जमाव है उसको भर देंगे। यदि कोई ऐसा गड्ढा है जिसमें पानी जमा हो रहा है तो उसको ढक देंगे, क्योंकि जहां भी जल जमा होगा वहां मच्छर अंडे देंगे और मच्छर में संख्या में वृद्धि होगा। तो मच्छरों के प्रजनन के लिए क्या आवश्यक है, जहां पर जल जमाव हो तो जल जमाव को हम नहीं होने देंगे। साथ ही मच्छरदानी का उपयोग करेंगे और समय समय पर कीटनाशक रसायन का छिड़काव करेंगे अपने घरों के आसपास, जिससे मच्छर ना हो और हमें मलेरिया भी ना हो। तो ये सारे चीजों का हम ध्यान रखेंगे। अब कुछ रोग होते हैं जो जानवरों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जानवरों में होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जानवरों को रोग से ग्रसित कर देते हैं। तो जानवरों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो देखिए, जानवरों में भी एंथ्रेक्स, लेप्टोस्पाइरोसिस, टैलारेमिया, बोवेन टीबी आदि बीमारियां जानवरों में सूक्ष्मजीव के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो सूक्ष्मजीवों के द्वारा जानवरों में होते हैं। तो जो एंथ्रेक्स है ये मनुष्यों एवं मवेशियों में पाया जाने वाला घातक रोग है जो जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो ये कुछ रोग हैं जो सूक्ष्मजीवों के द्वारा किए जाते हैं। तो इसलिए सूक्ष्मजीव क्या है, हमें रोगों से ग्रसित करते ही हैं, साथ ही हमारे जानवरों को, पशुओं को, जो हमारे पालतू जानवर हैं उनको भी वे ग्रसित कर देते हैं रोगों से। तो रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। तो एंथ्रेक्स रोग के जो कारक जीवाणु है उसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी 1876 ईस्वी में। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। तो अभी तक हमने जाना कि मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव कौन हैं, जानवरों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव कौन है और कौन कौन से रोग होते हैं। अब हम जानेंगे कि पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव कौन है और वो किस तरह से पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, किस तरह का रोग होता है। तो कई बार आपने फसलों में रोग लगते हुए देखा होगा। तो फसल जो हमारे खेतों में उगाए जाते हैं उसमें भी कभी कभी रोग लग जाते हैं, तो जिससे उनके उपज में कमी आ जाती है। और जब फसलों में रोग लग जाते हैं तो जो उपज होता है वो कम हो जाता है। जैसे गन्ने में पोर फट जाते हैं, जो गन्ने के पोर होते हैं वे फट जाते हैं, लाल हो जाते हैं, नींबू के ऊपर धब्बे हो जाते हैं, धान के ऊपर भी रोग लग जाते हैं। तो जितने भी फसल होते हैं उसमें अलग अलग तरह के रोग लग जाते हैं जो सूक्ष्मजीवों के कारण होते हैं। तो नीचे दी गई तालिका में कुछ पादप रोग जो पौधों में होने वाले रोग हैं और उनके कारक और उनके संचरण के जो तरीके हैं उसको हम जानेंगे। तो ध्यान से आप देखिए इस तालिका को। तो सारणी में दिया गया है कि सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। तो पादप रोग कौन से हैं? नींबू कैंकर। तो जो नींबू कैंकर है उसमें कौन से सूक्ष्मजीव कारक हैं? वो है जीवाणु। जीवाणु के द्वारा होता है नींबू कैंकर। और ये संचरण किस माध्यम से होता है? वायु के द्वारा संचरित होता है। और देखिए चित्र दिया गया है, नींबू में इस तरह का धब्बा धब्बा हो जाता है।
और इसके बाद है पादप रोग गेहूं का रस्ट। तो गेहूं का रस्ट जो रोग होता है वो कवक के द्वारा होता है और ये संचरित होता है वायु और बीज के द्वारा। बीज में यदि ये रोग रहते हैं तो वो फसल में भी आ जाते हैं। तो बीजों के द्वारा भी संचरित होता है और वायु के द्वारा भी। देखिए ये गेहूं के पौधे में इस तरह का धब्बा धब्बा दिख रहा है, ये है गेहूं की रस्ट, ये कवक के द्वारा होता है। इसके बाद है भिंडी की पीत। तो भिंडी के पीत जो रोग होता है उसमें जो कारक होते हैं वो होते हैं वायरस, ये वायरस के द्वारा होता है और इसमें संचरण का तरीका क्या है, कीट के द्वारा ये संचरित होता है। तो इसमें देखिए इस तरह का हो जाता है, जो भिंडी का पौधा कैसे पीला पीला दिख रहा है, तो ये हो गया भिंडी की पीत। इसके बाद देखेंगे कि सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों के संदूषक। तो जो सूक्ष्मजीव होते हैं वे खाद्य पदार्थों को किस तरह से संदूषित कर देते हैं, उसको दूषित कर देते हैं, जो हमारे उपयोग लायक नहीं होते हैं। तो आपने जाना कि सूक्ष्मजीव हमारे जो भोजन है उसको भी संदूषित कर देते हैं। तो किस तरह से संदूषित करते हैं, वे उसमें वृद्धि करते हैं और भोजन का जो स्वाद है उसको खराब कर देते हैं, उसका रंग बदल जाता है। जो संदूषित भोजन होता है उसका रंग बदल जाता है, उसका स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता है। तो जब आप कोई ऐसा भोजन ग्रहण करेंगे जो बहुत समय पहले पका हुआ है और फिर जब आप उसको खाएंगे तो उसके स्वाद में भी यदि परिवर्तन हो गया, उसका रंग परिवर्तित हो गया, तो आप समझ जाएंगे कि जो आपका खाद्य पदार्थ है वो संदूषित हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हमें वैसा भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वैसे भोजन यदि हम ग्रहण करेंगे तो हम रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह भोजन का संदूषक किस प्रकार का परिवर्तन है? तो जब भोजन संदूषित हो जाता है तो इसमें किस प्रकार का परिवर्तन आता है? तो आपने ऐसी कई चीज खाई होंगी जो महीनों पहले ही बनी हुई है, पर उसका रंग जो है, गंध है और स्वाद है बिल्कुल ठीक रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पकाया हुआ भोजन है, वो सुबह पकाया है हमने, उसको शाम को जब हम खा रहे हैं तो उसका जो स्वाद है हो सकता है खट्टा हो गया हो, या फिर उसमें से गंध आ रहा हो, या फिर उसमें से फेना जैसा कुछ उठ रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो जो भोजन है जो हम ग्रहण कर रहे हैं, यदि उसके स्वाद में, रंग में, गंध में परिवर्तन हो गया है, इसका अर्थ है कि वो जो भोजन है वो संदूषित है। लेकिन कभी कभी हम ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जो कई महीने पहले तैयार हुआ है, लेकिन फिर भी उसका जो रंग है, गंध है और स्वाद है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है खाने में, उसमें गंध भी अच्छा है। तो ऐसे जो भोजन है वो आप खा सकते हैं। तो उसको सुरक्षित रखने के भी कुछ उपाय होते हैं कि किस तरह से भोजन को अधिक समय तक अच्छी तरह से रखा जाए कि वो खराब ना हो। तो आप अपने घर में बनने वाले खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए जो लंबे समय तक खराब नहीं होते। जैसे अचार हुआ, तो अचार को काफी समय तक रखा जा सकता है। इसी तरह से जो जेम हुआ, जेली हुआ, तो वो फलों के रस से बनाया जाता है। या फिर कोई तला हुआ चीज हुआ, कोई चिप्स वगैरह हुआ, तो ये सब चीज, या फिर बड़ी जो बनाया जाता है उड़द के दाल का या फिर दूसरे दालों का बड़ी बनाया जाता है, उसको धूप में सुखा कर रख दिया जाता है, या फिर सब्जियों को काट कर सुखा कर रख दिया जाता है, तो उसके स्वाद में, गंध में, रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको हम महीनों बाद भी खा सकते हैं। तो कुछ उपायों द्वारा भोजन या खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जा सकता है। सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों के संरक्षक। और कभी कभी जो सूक्ष्मजीव होते हैं वे खाद्य पदार्थों के संरक्षक भी हो जाते हैं, उसको सुरक्षित करने का काम भी करते हैं। तो हम सूक्ष्मजीवों से खाद्य पदार्थों के बचाव के लिए कई तरीके अपना सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके अपनाकर हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो खाद्य पदार्थों के संदूषण से बचाव की ये प्रक्रिया खाद्य परिरक्षण कहलाती है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, उन उपायों को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से उपाय हैं वो हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो खाद्य पदार्थों को किस प्रकार से परिरक्षण किया जाता है उसके तरीके के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के तरीके, तो नमक, खाद्य तेल जो है, सोडियम बेंजोएट, चीनी आदि सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोककर खाद्य पदार्थों का संदूषण रोकते हैं। तो ये जो नमक है
या फिर तेल है, सोडियम बेंजोएट है, चीनी है, ये क्या करते हैं, जो सूक्ष्मजीव वृद्धि करते हैं खाद्य पदार्थों में, उसको वो रोकने का काम कर देते हैं। क्योंकि खाद्य पदार्थ तभी खराब होते हैं जब उसमें सूक्ष्मजीव वृद्धि करने लगते हैं, उनमें जनन होने लगता है खाद्य पदार्थ के अंदर, और वे वृद्धि जब करेंगे बहुत ज्यादा संख्या में तो खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग करके हम जो खाद्य पदार्थ है उसको सुरक्षित रख सकते कई महीनों तक। तो उसके लिए हम नमक का प्रयोग करते हैं, तेल का। जैसे आपके घर में यदि अचार बनता होगा तो आप देखेंगे कि अचार में नमक डाला जाता है, तेल डाला जाता है, मसाले डाले जाते हैं, जिससे वे काफी समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। उसको आप पूरे साल भी खा सकते हैं। तो ये जो नमक है, तेल है, ये उसको सुरक्षित रखने का काम करते हैं और उसमें सूक्ष्मजीव के वृद्धि को रोक देते हैं। इसी तरह से जब सॉस बनाया जाता है, जैसे टोमेटो सॉस, चिली सॉस, मिर्च का सॉस या फिर टमाटर का सॉस बनाया जाता है, तो उसमें सोडियम बेंजोएट को डाला जाता है ताकि उसमें जो सूक्ष्मजीव वृद्धि कर रहे हैं वो नहीं करें, ताकि वो जो सॉस है वो काफी दिनों तक चलेगा। इसके साथ ही चीनी का भी प्रयोग किया जाता है किसी चीज को जैसे मुरब्बा बनाया जाता है, आंवले का मुरब्बा, तो उसमें क्या किया जाता है, चीनी डाला जाता है, चीनी में पकाया जाता है। या फिर मीठा जो अचार बनता है उसको चीनी में पकाया जाता है, चाशनी में पकाया जाता है, जिससे वे काफी समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो ये सब कुछ उपाय हैं जिसके द्वारा जो खाद्य सामग्री है उसको काफी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद जो जैम है, अचार है, स्क्वैश है आदि को परिरक्षण में इन्हीं रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे उपाय करके हम अपने खाद्य पदार्थों को महीनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो नमक के द्वारा किस तरह से परिरक्षण होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नमक का उपयोग मांस एवं मछली को लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए किया जाता है। या फिर अचार बनाने में भी नमक जो है परिरक्षक का कार्य करता है। तो जब अचार बनाया जाता है तो उसमें नमक अधिक मात्रा में डाला जाता है ताकि उसमें सूक्ष्मजीव वृद्धि ना करें और अचार सुरक्षित रहे। इसके अलावा जो मांस होता है या फिर मछली होता है उसको भी अधिक लंबे समय तक रखने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। नमक या में मछली या मांस को अच्छे से लपेट दिया जाता है और उसके बाद उसको धूप में सुखा दिया जाता है, तो वो काफी समय तक सुरक्षित रहता है और उसमें सूक्ष्मजीव वृद्धि नहीं करते हैं और उसको महीनों तक खाया जाता है। इसके बाद है चीनी द्वारा परिरक्षण। तो चीनी खाद्य पदार्थों में मौजूद नमी को कम कर जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है। तो जो चीनी होता है वो भी क्या करता है, जो खाद्य पदार्थ है उसमें जो नमी है, उसमें जो पानी वाला अंश है उसको कम कर देता है और जब पानी कम हो जाएगा तो उसमें जीवाणु का जो वृद्धि है वो रुक जाएगा। तो चीनी की मदद से जैम तैयार किया जाता है, जेली तैयार किया जाता है। आप खाए होंगे जैम जेली ब्रेड के ऊपर लगाकर। तो ये जो चीनी क्या करता है, जैम जेली को सुरक्षित रखने का काम करता है। तो ये चीनी परिरक्षण का काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे तेल एवं सिरके का परिरक्षण। तो तेल एवं सिरके के द्वारा परिरक्षण किस प्रकार से होता है, तो ये जीवाणुओं को मारकर भोजन को सुरक्षित रखते हैं और इस विधि से सब्जियां, फल, मांस, मछली आदि का परिरक्षण किया जाता है। तो तेल और सिरके का प्रयोग करके भी जो सब्जियां हैं, फल हैं, उसको काफी समय तक रखा जाता है। तो जब अचार बनाते हैं उसमें भी सिरके का प्रयोग किया जाता है, तेल का प्रयोग किया जाता है और मांस मछलियों में भी जब सिरके का प्रयोग किया जाता है तो काफी समय तक सुरक्षित रहते हैं, परिरक्षित रहते हैं। इसके बाद गर्म एवं ठंडा करके परिरक्षण। तो गर्म एवं ठंडा करके भी परिरक्षण किया जाता है। तो घरों में जो सब्जियां हैं या अन्य कई चीज जो है उसको फ्रिज में रख दिया जाता है। फ्रिज में रखने से क्या होता है, वे चीजें खराब नहीं होती हैं क्योंकि फ्रिज में कम ताप के कारण जो सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। इसलिए जो ठंडे प्रदेश हैं वहां पर जो खाद्य पदार्थ है वे जल्दी खराब नहीं होते क्योंकि वहां का तापमान काफी कम रहता है। तो इसी तरह से हम अपने घरों में कृत्रिम रूप से फ्रिज के माध्यम से जो तापमान है उसको कम करते हैं और कम ताप के कारण फ्रिज में रखी हुई जो खाद्य पदार्थ हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो इसमें सूक्ष्म जीवों का जो वृद्धि है वो रुक जाता है, जिससे ये भोजन को खराब नहीं कर पाते हैं। और दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसे उबाला जाता है। तो जो दूध होता है उसको आप देखेंगे कि आपके घरों में यदि दूध आता है तो उसको बर्तन में डालकर, भगोने में डालकर उसको उबाला जाता है कुछ समय के लिए। उसके बाद उसको ठंडा करके रख दिया जाता है। यदि इस तरह से उबाल कर दूध को रखा जाता है तो वो काफी समय तक सुरक्षित रहता है, खराब नहीं होता है।
तो जब दूध को उबाला जाता है तो उसमें जो उपस्थित सूक्ष्म जीव हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यदि अधिक समय तक दूध को रखना होता है तो कुछ समय बाद उसको उबाल कर फिर ठंडा करके रखा जाता है, जिससे वे काफी समय तक चलते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि थैलियों या पैकेटों में आने वाले जो दूध हैं वे पाश्चुरीकृत होने के कारण जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो यदि आपके घर में गाय का दूध नहीं आता है तो हो सकता है कि पैकेट वाले जो सील बंद दूध आते हैं वे आते होंगे। तो वैसे जो दूध के पैकेट आते हैं वे अधिक समय तक खराब नहीं होते क्योंकि उनको पाश्चुरीकृत किया जाता है। तो क्या होता है पाश्चुरीकृत? ये जो शब्द आया है पाश्चुरीकृत, पाश्चुरीकरण, तो ये क्या होता है अभी हम उसको जानेंगे। तो देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, ये दूध के पैकेट हैं। हो सकता है आपके घरों में भी इस तरह के पैकेट आते हैं। तो ये पाश्चराइज्ड दूध की थैलियां हैं। तो इस प्रक्रिया में दूध को क्या किया जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड तक गर्म करने के बाद एकाएक ठंडा कर दिया जाता है। जैसा आप अपने घरों में क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं फिर ठंडा कर देते हैं, तो क्या होता है कि दूध खराब नहीं होता। तो उसी तरह से ये जो पैकेट बंद दूध होता है उसको भी 70 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है 15 से 30 सेकंड तक। उसके बाद उसको ठंडा कर दिया जाता है और इस दूध को बिना उबाले भी हम उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ये उबला हुआ दूध होता है। तो इस तरह से दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद है भंडारण एवं पैकिंग द्वारा परिरक्षण। इसके बाद भंडारण या फिर पैकिंग करके भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आजकल वायुरोधी सील के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है और इस विधि का प्रयोग और किन किन चीजों के परिरक्षण में किया जाता है अभी हम चर्चा करेंगे। तो आजकल क्या करते हैं कि जो आप देखेंगे जो सील पैकेट आते हैं उसमें से हवा निकाल दिया जाता है और उसको पूरे अच्छी तरह से सील कर दिया जाता है। यदि किसी खाद्य पदार्थ को सील कर दिया जाए और उसके अंदर हवा ना हो तो वो खाद्य पदार्थ काफी दिनों तक चलता है। तो इस विधि से भी बहुत सारी चीजों को सील किया, जैसे आजकल मटर भी सील पैकेट में मिलते हैं या फिर पनीर भी सील पैकेट मिलते हैं। इसी तरह से जो मसाले होते हैं साबुत मसाले उनको भी सील पैकेट में बेचा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो अंदर की हवा होती है पूरी तरह से निकाल दी जाती है, जिससे जो खाद्य पदार्थ हैं वे खराब नहीं होते और बहुत समय तक वे चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन चक्र किस प्रकार से होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके आगे भी हम इसको पढ़ चुके थे लेकिन वहां हमने विस्तार से इसके बारे में नहीं जाना था, तो उसको अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। नाइट्रोजन चक्र, तो जब आसमान में बिजली चमकती है तो वायुमंडल में जो मौजूद नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है वो परस्पर जुड़ जाते हैं और इस तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन भी उपस्थित है और ऑक्सीजन भी उपस्थित है। तो जब आसमान में बिजली चमकता है तो क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है आपस में जुड़ जाते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। तो फैक्ट्रियों या वाहनों में जो दहन की क्रिया होती है उसके फलस्वरूप भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। तो जो फैक्ट्री होती है या फिर जो गाड़ियां होती है उसमें जो दहन की क्रिया होती है उसके फलस्वरूप भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। तो ये जो ऑक्साइड होते हैं ये वर्षा जल के साथ मिल जाते हैं और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं और ये नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, इसी नाइट्रेट को ग्रहण कर उसे प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। तो जब जंतु इन पौधों को खाते हैं, हम भी खाते हैं पौधों को, तो जब हम या फिर जंतु पौधों को खाते हैं तो इन पौधों को खाने वाले जंतुओं को या फिर जो ये जंतु को, जो जंतु उन पौधों को खाते हैं उन जंतु को हम ग्रहण करते हैं या फिर दूसरे जंतु ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से जो पौधों में प्रोटीन तैयार हुआ है वो हमारे तक आ जाता है। तो यह प्रोटीन उनके शरीर में चला जाता है। हम चाहे पौधे को खाएं या फिर जंतु को खाएं, वो प्रोटीन हमारे शरीर में पौधों या जंतुओं के द्वारा ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन की पूर्ति है वो इनडायरेक्ट रूप से हमारे शरीर में होती है। तो जब पौधों या जंतु, जो पौधे हैं या फिर जंतु हैं वे मरते हैं तो प्रोटीन जो है वो टूटकर अमोनिया में बदल जाते हैं और यह जो प्रक्रिया है इसको अमोनीकरण कहा जाता है। तो नाइट्रोजनी जीवाणु जो नाइट्रीफाई बैक्टीरिया हैं
तो ये जो अमोनिया तैयार हुआ, इस अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। क्या करते हैं? इसको नाइट्रेट में बदल देते हैं, जो नाइट्रोजनी जीवाणु होते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है इसको नाइट्रीकरण या फिर नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ये जो नाइट्रेट होता है या तो ये ह्यूमस में संग्रहित हो जाते हैं या जल के द्वारा बहाकर ले जाए जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, डेनिट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया हैं, ये क्या कहते हैं, नाइट्रोजन गैस के रूप में पुनः वायुमंडल में वापस चले जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं अनाइट्रीकरण। क्या कहते हैं? अनाइट्रीकरण। ये जो चक्र होता है नाइट्रोजन का, वायुमंडल से पौधों में, पौधों से जीवों में, जीवों से फिर वो अपघटित हो जाते हैं, मृदा में आ जाते हैं, फिर मृदा से फिर वायुमंडल में, तो इसे कहते हैं अनाइट्रीकरण। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या हो जा रहा है, नाइट्रोजन चक्र तैयार कर रहा है। तो नाइट्रोजन का वायुमंडल से मृदा, पौधे तथा जंतुओं में परिवहन की जो संपूर्ण प्रक्रिया हो रही है इसे कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। और जिसके द्वारा हो रहा है, वो जो प्रक्रिया हो रहा है वो हो गया अनाइट्रीकरण। जो पुनः वायुमंडल में जो वापस जाता है नाइट्रोजन, उस प्रक्रिया को कहते हैं अनाइट्रीकरण। तो आप इसको समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन किस तरह से चक्र बनाता है, वायुमंडल से हमारे अंदर, पौधों से हमारे अंदर, फिर हमारे से मृदा में, फिर मृदा से वायुमंडल में, ये चक्र तैयार होता है। तो इस तरह से हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में पाठ में विस्तार से जाना, उससे होने वाले रोगों के बारे में विस्तार से जाना। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। तो चलिए देख लेते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे अति सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि हम उनको आंख से नहीं देख पाते हैं। तो इसके लिए क्या आवश्यक होता है, सूक्ष्मदर्शी की। तो सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र है उसकी सहायता से ही हम सूक्ष्म जीव को देख पाते हैं। यह जल, वायु, मिट्टी तथा अन्य जीवों में पाए जा सकते हैं। सूक्ष्म जीव बहुत सरल जीव हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये एक कोशीय भी हो सकते हैं और बहुकोशीय भी होते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो इसमें विषाणु भी इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो विषाणु होते हैं ये स्वतंत्र रूप से निर्जीव होते हैं। विषाणु केवल परपोषी के अंदर रहकर ही गुणन करते हैं, और कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए उपयोगी हैं तो कुछ हानिकारक भी हैं। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सूक्ष्मजीव भोज्य पदार्थों के बनाने में उपयोगी होते हैं। तो कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जिनसे हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं वे तैयार होते हैं, जैसे दही भी तैयार होता है। और कुछ सूक्ष्मजीव अल्कोहल एवं औषधि का जो निर्माण होता है वो वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोग किया जाता है। तो अल्कोहल या फिर औषधि के निर्माण में भी सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। कुछ सूक्ष्मजीव का उपयोग कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। और कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्यों, पौधों तथा जंतुओं में बीमारी उत्पन्न करते हैं और इन्हें रोगकारक रोगाणु कहते हैं। और कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त बनाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीवों के कारण जो हमारा भोजन है वो विषाक्त हो जाता है। तो कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो लेग्यूम क्या होता है, वैसे जो पौधे जो दलहन जाति के होते हैं। दलहन मतलब जिनको हम दाल के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे मटर हो गए, बादाम हो गए, अरहर हो गए, तो वो क्या हो गया, लेग्यूम पौधे। तो उनकी जड़ों में गांठें होती हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वर जो शक्ति है उसको बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट हमने क्या सीखा था कि जो भोजन को सूक्ष्मजीव संदूषण से बचाने के लिए पाश्चुरीकरण, शीतलन, उबालना, भंडारण तथा पैकिंग आदि विधियां अपनाई जाती है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे उपयोगी चीज सीखे जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, कि किस तरह से सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं, किस तरह से वे हमारे शत्रु हैं,
किस तरह से हमें नाइट्रोजन प्राप्त होता है और किस तरह से भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें आप समझे होंगे और अपने जीवन में भी इसको अपनाएंगे। तो इस पाठ को पढ़िए और कोई भी दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट